Today is the lecture 2 of the quality series for the UPSC CSE beginners, and today we are going to discuss one of the most important topic of quality. Can you guess? Let me tell you. आज हम क्वालिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ना कि यूपीएससी सीएसई बल्कि कई अदर एग्जाम्स जिनमें क्वालिटी आती है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, उसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको कोई भी डाउट प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं रहेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम लेक्चर 1 का एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी समझी थी। हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि पॉलिटी को शुरू करने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप एक बार पीवाईक्यू को देखिए, जिससे आपको आइडिया हो कि ये टॉपिक सच में इम्पोर्टेंट है भी या फिर मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पीवाईक्यू को गो थ्रू कीजिए, जिससे आपको समझ आए कि प्रीलिम से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हैं, इनडायरेक्टली भी आते हैं और डायरेक्टली भी कीवर्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was introduced by जवाहरलाल नेहरू in the Constituent Assembly। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ड्राफ्टिंग कमेटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कंफ्यूजन हो सकती है, आपको कई बच्चों को हो जाती है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब हम जानते हैं कि प्रेम्बल क्या है। आप ऐसे समझिए, आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले उसका इंडेक्स देख के आप आइडिया लगाते हैं कि इस बुक में कौन सी चैप्टर्स दिए हैं या फिर ये बुक किसके बारे में है। तो हमारा प्रेम्बल भी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रेम्बल का जो टेक्स्ट है वो हमें आइडिया देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट्स द आइडियल्स एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So we can say that preamble is the introduction of the Constitution of India which provides the summary of the Constitution. It sets the ideals and goals of our Constitution. Preamble का एक important role और भी है। जैसे मान लो जुडिशरी जब कोई डिसीजन देती है तो कई बार उसे एम्बिग्युइटी होती है डिसीजन देने में, तो वो प्रेम्बल का सहारा लेती है, प्रेम्बल से लीगल इंटरप्रिटेशन करती है, जिससे उसको हेल्प मिलती है अपनी एम्बिग्युइटी सॉल्व करने में। तो preamble aids the legal interpretation of the constitution where language is found to be ambiguous. It plays a crucial role in the interpretation of vague provisions of the constitution. तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप significance of preamble भी लिख सकते हैं, जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि preamble tells the source of the power of and authority, nature of the Indian state, objective of the constitution of India. It provides the summary of the constitution, philosophy behind the constitution. It also tells the enacting clause of the constitution. अब आप एक बार प्रेम्बल का टेक्स्ट पढ़िए, फिर हम हर कीवर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे डिटेल में। जैसे प्रेम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमें क्या बताता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रियल अथॉरिटी किसी और के हाथों में नहीं बल्कि लोगों के हाथों में है, इंडिया के लोगों के हाथों में है। इट सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन बाय द इंडियन सिटीजन्स एंड दे आर फ्री टू चूज देयर डेस्टिनी एंड आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर फॉर राइटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लोगों को खुद को दिया गया एक गिफ्ट है, जो कि लोगों ने खुद को ही दिया है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आप कीवर्ड्स को देखिए, जैसे लिखा है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताते हैं। सबसे पहले कीवर्ड है सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब ये है कि इंडिया कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी से फ्री है डिसीजन लेने के लिए। मतलब कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इंडिया को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप ऐसे काम कीजिए या फिर ये डिसीजन लीजिए। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि मान लो जैसे इंडिया मेंबर है कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, तो डज दे हिंडर इंडिया सोवरेनिटी? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इंडिया खुद से डिसाइड करता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना है या नहीं, और इंडिया चाहे तो विथड्रॉ भी कर सकता है। तो प्रिलिम्स के लिए तो आंसर होगा नहीं।
लेकिन अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें बहुत ही एनालाइज करना पड़ेगा, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि सोवरेनिटी का मतलब है इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इट मीन्स दैट द इंडियन स्टेट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एज पर इट्स विशेस। नेक्स्ट कीवर्ड है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिज्म का वैसे तो मतलब है कि कोई भी लार्ज इंडस्ट्रीज वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी, मतलब कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। लेकिन इंडिया अलग तरीके का सोशलिज्म फॉलो करता है। इंडिया फॉलोज द गांधीयन सोशलिज्म विच डज नॉट मीन टोटल स्टेट कंट्रोल ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, बट स्टेट मेजर्स लेती है जो कि सिटीजन्स के वेलफेयर को प्रमोट कर सके और हो सके तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स को भी कम कर सके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि हमारे सोशलिज्म नेचर को बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं। सो वन कैन से दैट टुडे सोशलिज्म इज ए टूल टू एड्रेस द इनइक्वालिटीज present in a deeply unequal society such as India, and India follows the Gandhian socialism. Now next keyword है secular। तो secular भी socialism की तरह originally इसमें preamble में ऐड नहीं था, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब ये वर्ड preamble में नहीं था तो हमारी कंट्री सेक्युलर नहीं थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह भी ये दिखाते हैं कि इंडिया पहले भी सेक्युलर था। तो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलर का मतलब वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट से अलग है। वेस्ट में क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। मतलब वहाँ पर जैसे रिलीजन हो गया, वो ना स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा और ना ही स्टेट रिलीजन को कंट्रोल या रिफॉर्म करेगी। दोनों अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से काम करेंगे। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। जैसे इंडिया कंप्लीट सेपरेशन को फॉलो नहीं करती है, जरूरत पड़ने पर इंडिया रिफॉर्म भी करती है। जैसे कई एग्जांपल्स देखे हैं, सबरीमाला टेम्पल का एग्जाम हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। तो जरूरत पड़ने पर इंडिया रिलीजन में इंटरफेयर भी करती है, लेकिन इंडिया डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के फेवर में। People are free to choose their religion, faith, belief of their choice. India can promote one religion, but all the religions should be promoted equally. ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है और दूसरे को नहीं कर रही है। एंड ऑफिशियली इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन। एंड आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन भी दिया गया है, जिसको हम डिटेल में फंडामेंटल राइट के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी से कई सारे लोग बस ये समझते हैं कि इलेक्शन कराना ही डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। जैसे आप ये सोचिए कि इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं हो रहे हैं। मतलब आपको वोट देने का अधिकार किस बेसिस पे दिया जा रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, टाइम से इलेक्शन होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो कि स्टेट कंट्रोल ना करे पूरी तरह से, वो इलेक्शन कराए। एंड वी कैन से दैट डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल वेयर द विशेस ऑफ द पीपल डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एंड रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वो मोनार्कियल ना हो, मतलब वो इलेक्ट होके आया हो, ना कि यूके की तरह मोनार्की फॉलो की गई हो, कोई हेरिडेटरी रूल ना हो। ऑल ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स। हमने नेचर के बारे में जान लिया, अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल के बारे में जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि हमें इनइक्वालिटीज को कम करना है, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में कई समय से चली आ रही हैं। अब सोशल जस्टिस का मीन्स मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि किसी में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, किस बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ईटीसी। एंड व्हाट डज मीन इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि लोगों को उनकी इनकम और वेल्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इतना ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो। नाउ कम्स टू पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस को हमने डेमोक्रेसी के फॉर्म में समझा भी था। इसका मतलब इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए सभी लोगों के पास, जो इलेक्शन वोट भी दे सकें और इलेक्शन में लड़ भी सके। उन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए कि आप कौन सी कास्ट से आते हो, कौन सी रेस से आते हो। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में सोशल जस्टिस एंड
हमारी डीपीएसपी में इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस बहुत ही अच्छे से प्रोविजंस दिए गए हैं। उनको हम डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स टू लिबर्टी। व्हाट डज मीन लिबर्टी? आप लिबर्टी एंड फ्रीडम में कंफ्यूज तो हो जाते होंगे कि लिबर्टी और फ्रीडम क्या एक ही वर्ड है, और अगर अलग हैं तो कैसे हैं। देखो, फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हो, आप किसी का सर फोड़ सकते हो। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा दिया जाए तो आपके पास सारी फ्रीडम है, आप कुछ भी करने की फ्रीडम है। बट लिबर्टी का मतलब है आपके पास फ्रीडम तो है लेकिन रिस्ट्रेन वे में। आप अपने अधिकारों को ऐसे यूज करें कि आप दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने जब चाहा आपकी फ्रीडम छीन ली, आपको कुछ भी करने को बोल दिया, या फिर आपको कोई अधिकार ही नहीं दिए। तो वैसा भी नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं खुद को डेवलप करने के लिए। इक्वल नाउ कम्स टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो टर्म्स में बताया गया है। एक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मतलब सभी बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए लॉस बराबर हैं। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी which means that people should not be treated equally but are also given equal level playing field. Next keyword है fraternity. Fraternity means हम सब भाई भाई हैं, सभी इंडियंस हैं, सभी भारतीय हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम सभी को साथ में कोएग्जिस्ट पीसफुली एज अ नेशन रहना है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल है, और सभी उसी के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। And dignity of the individual, we have to protect every and each individual and ensure that no one's right has been degraded. Now unity and integrity of nation, इसका मतलब वही कि हमें भारत की अखंडता को बनाए रखना है, क्योंकि individuals exist due to nation एंड वाइस वर्सा। अब आता है इनेक्टिंग क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रेम्बल में लिखा है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा प्रेम्बल बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट एनफोर्समेंट डेट डिफरेंट है। एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 जो कि हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, वो है कि क्या हमारा प्रेम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं। तो इसमें जुडिशरी ने कुछ जजमेंट्स दी हैं, हम उनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कीवर्ड्स नहीं थे, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इनको 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया। उसके बाद ही ये बहस हुई कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्या इसे अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो जुडिशियरी ने बेरुवारी यूनियन केस में कहा था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम्बल इज अनअमेंडेबल। लेकिन बाद में केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और बोला कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब एक और सवाल आता है कि डज प्रेम्बल हैज लीगल एनफोर्सेबिलिटी। इट मीन्स क्या कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि प्रेम्बल में कोई प्रोविजन दिया है और उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो केशवनंदा भारती केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट एनफोर्सेबल नहीं है। आप इसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन जब भी जुडिशरी को एम्बिग्युइटी होती है तो प्रेम्बल का सहारा लेती है कोई भी एम्बिगुअस वर्ड को इंटरप्रेट करने में। लेकिन प्रेम्बल खुद में इंडिपेंडेंटली कोई भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आया हुआ है। LIC ऑफ इंडिया केसेस में जुडिशरी ने बोला कि प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और आप इसको एनफोर्स कराने के लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रेम्बल इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली हैज़ नो एनफोर्सेबिलिटी। हमने प्रेम्बल को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको PDF चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ आपको फ्री बहुत ही क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले लास्ट की वीडियो में एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा जवाब देने की कोशिश की है, मैं उनकी कमेंट यहाँ पे फीचर कर रही हूँ। और आप ये भी बताइए कि नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे या तो हम फंडामेंटल राइट्स पर स्विच कर सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक टॉपिक और छूट गया, हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो हम इसको भी कवर करेंगे, बट अभी हमें फंडामेंटल राइट पर स्विच करना चाहिए या फिर इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।